नमस्कार, स्वागत आपका 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश से 5 बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। 5 तस्वीरें सबसे पहले आप देख लीजिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रदेश सरकार के मंत्री उषा ठाकुर के बयान को लेकर, जिन्होंने कांग्रेसियों को राष्ट्रद्रोही बता दिया है। दूसरी खबर में बात होगी मध्य प्रदेश के बेरहम अफसर की, जिसने अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी। तीसरी खबर सतना जिले से है, जहां शराबी थानेदार की सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली से संदेही युवक की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने थाने में हंगामा कर दिया। चौथी खबर सिंगरौली जिले से, जहां आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और गंदा पानी उपयोग करने को मजबूर हैं। पांचवी और अंतिम खबर में हम बात करेंगे प्रदेश में तेजी से फैल रहे कोरोना की। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव से पहले नेताओं की बयानबाजी लगातार जारी है। प्रदेश के दोनों प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आ रहे हैं। जहां रविवार को कांग्रेस ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें 9 उम्मीदवारों के नाम हैं, तो वहीं प्रदेश की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने उपचुनाव से पहले कांग्रेसियों को राष्ट्रद्रोही बता दिया। साथ ही कहा कि ये निर्वाचन देशभक्त और देशद्रोही के बीच का है। जिन्हें राष्ट्रवादिता से प्रेम था वो बीजेपी के साथ हैं, और जो राष्ट्रवाद से विमुख हुए वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं। वहीं पारुल साहू कन्हैयालाल अग्रवाल के कांग्रेस में शामिल होने और प्रत्याशी बनाए जाने पर मंत्री ने कहा उन्हें विचार करना चाहिए था, क्योंकि बीजेपी वैचारिक अनुष्ठान के लिए राजनीति करती है। वहीं मंत्री के बयान के बाद सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने मंत्री के बयान की कड़ी निंदा की है। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है भाजपा देश में अपना वजूद खोती जा रही है, जिसके चलते ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। ये उनका अपना विषय है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक पद्धति और रीति नीति है, हम हमारे तरीके से करेंगे। कोई चुनौती नहीं है। देखिए, ये वैचारिक युद्ध है। ये देशभक्त और देशद्रोही के बीच का निर्वाचन है। जिनको राष्ट्रवादिता से प्रेम था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जो राष्ट्रवाद से विमुख हुए वो कांग्रेस के साथ। यानी जो बीजेपी, ये उनका अपना विषय है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक पद्धति और रीति नीति है, हम हमारे तरीके से करेंगे। कोई चुनौती नहीं है। देखिए, ये वैचारिक युद्ध है। ये देशभक्त और देशद्रोही के बीच का निर्वाचन है। जिनको राष्ट्रवादिता से प्रेम था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जो राष्ट्रवाद से विमुख हुए वो कांग्रेस के साथ। जनता पार्टी की तो उषा ठाकुर कैबिनेट मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश सरकार में, और इन्होंने साफ तौर पर बयानबाजी की। और बयान में उन्होंने क्या कहा ये आपने सुना। उन्होंने साफ कहा कि ये जो निर्वाचन है, ये जो चुनाव है, देशभक्त और देशद्रोही के बीच में है। राष्ट्रवादिता से प्रेम जिन्हें है वो बीजेपी में रह गए, और जो राष्ट्रवाद से विमुख हुए वो कांग्रेस में हैं। और अपने बयानों में आगे उन्होंने और चलिए दुर्गेश शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हैं इस पर, और क्या कुछ कह रहे हैं उनकी टिप्पणी सुनिए पहले। उषा ठाकुर जी का बोलना, राष्ट्रद्रोही बोलना, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में अपना वजूद खोती जा रही है। उषा ठाकुर जी, कृपया हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस का इतिहास देखें। देश की आजादी से लेकर आज तक देश पे हुई कुर्बानियों को देखें। आजादी के तो राजनीति में अब राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्त, देशभक्त, देशद्रोही इस तरह के शब्दों का भी इस्तेमाल होने लगा है। और इस खबर को हम और भी समझते हैं। वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, देशभक्त, देशद्रोही किसे चुनना चाहेगी देश की जनता, प्रदेश की जनता? खासतौर पर जब बयानबाजियां इस तरह से निकल कर सामने आने लगे तो सोचने पर हमें भी मजबूर होना पड़ता है कि हम वाकई चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं, या हम देश की बॉर्डर पर हमारे तैनात सैनिकों को लेकर बात कर रहे हैं, राजनेताओं के बयानों को लेकर बात कर रहे हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं मध्य प्रदेश की इस पॉलिटिक्स को? बिल्कुल, जिस तरह के बयान आते हैं कि कोई राष्ट्रद्रोही है और कोई राष्ट्रभक्त है, अगर वो उषा ठाकुर से अब सवाल किया गया कि जिस तरह के उपचुनाव है, निर्वाचन होने उपचुनाव 28 विधानसभा बस उसको लेकर आप क्या समझती हैं, तो उन्होंने एक तरीके से राष्ट्रद्रोहियों की संज्ञा
कांग्रेसियों को दे दी। उन्होंने कहा कि ये जो निर्वाचन होना है वो राष्ट्रद्रोही और राष्ट्रभक्तों के बीच में होना है। इसके साथ ही जब उनसे सवाल किया गया कि खालू साहू और कन्हैया जो हाल ही में इनको कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए बीजेपी के नेता थे जो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, तो क्या जब ये नेता बीजेपी में थे तब राष्ट्रद्रोही नहीं थे और अब इन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, तो क्या ये राष्ट्रभक्त राष्ट्रद्रोही हो गए? तो इसको उन्होंने सवाल को एक तरीके से गलत करते जवाब दिया कि ये उन लोगों को समझना चाहिए, चाहे खालू साहू हो या जो अन्य नेता बीजेपी में शामिल हुए, चाहे वो सतीश सिकरवार हो, ये उन्हें समझना चाहिए कि ये जो निर्वाचन है ये वैचारिक महाकुंभ की राजनीति, वैचारिक अस्तित्व को बचाने की राजनीति अब बीजेपी करती है, तो कांग्रेस किस तरह की राजनीति करती है? और वैचारिक जो वैचारिक बात होती है, चाहे वो अस्तित्व हो चाहे वो महाकुंभ हो, उसके आधार पर राजनीति हो जाएगी। तो जो पार्टियां हैं वो विकास के नाम पर राजनीति कब करेंगी? तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से विवादित टिप्पणियां भी आ रही हैं और विवादित बयान भी आ रहे हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि बेहद दिलचस्प है जो 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं वो आने वाली सरकार की स्थिरता के बारे में बताएंगे कि क्या सरकार बदलेगी, क्या सरकार वही रहेगी। तो बहुत सारी बातें हैं। इससे पहले उषा ठाकुर ने जो जय आदिवासी संगठन है उसको लेकर भी विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा था कि जय आदिवासी संगठन आदिवासियों को बरगला रहा है, जिसके बाद विधानसभा में भी जय आदिवासी संगठन के जो अध्यक्ष हैं हीरालाल अलावा जो कि जय विधायक, उन्होंने भी सवाल खड़े करके कहा था कि अब हम बीजेपी के खिलाफ पूरे ही उपचुनाव में आंदोलन करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो ऐसे बयान आते हैं वो पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी किसी ने भी इस बयान पर कटाक्ष करने से मना कर दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो वैभव गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे संवाददाता, इस खबर पर हमें जानकारी दी किस तरह से इससे पहले भी उषा ठाकुर बयान दे चुकी हैं और एक बार फिर देशभक्त और देशद्रोही के बीच चुनाव जैसी बातें करके वो अपनी ही पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में घरेलू हिंसा के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। आए दिन पारिवारिक कलह की शिकायतें थानों में दर्ज हो रही हैं। घरेलू हिंसा का एक ऐसा ही मामला राजधानी भोपाल में सामने आया है, जहां एक डीजी स्तर के पुलिस अफसर ने अपनी पत्नी की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में यह अफसर अपनी पत्नी को बेरहमी से मारता दिखाई दे रहा है और घर में काम करने वाले 2 लोग दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि ये वीडियो स्पेशल डीजी पुलिस अभियोजन पुरुषोत्तम शर्मा का है, जिसे उनके बेटे ने गृह मंत्री, पुलिस महानिदेशक, मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अफसरों को भेजा है। साथ ही बेटे ने सभी से पिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक अफसर अपनी किसी महिला मित्र के घर गए थे, जहां उनकी पत्नी अचानक पहुंच गई और पति को रंगे हाथों पकड़ लिया। जिसके बाद पत्नी दोपहर में जब घर पहुंची तो शर्मा ने उनके साथ जमकर मारपीट की और उनको धमकाया कि वो उनके निजी मामलों के बीच में ना आए। फिलहाल पुलिस वीडियो की सत्यता की जांच कर रही है, लेकिन इस मामले में पुलिस के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। हालांकि मामला संज्ञान में आने के बाद शासन ने पुरुषोत्तम शर्मा को गृह विभाग में अटैच कर दिया है। और जानकारी देंगे हमारे ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी जी, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। ब्रिजेश जी, इस तरह का मामला निकलकर सामने आया जो बताता है कि घरेलू हिंसा को कंट्रोल करने वाले लोग जिनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे मामले कैसे थमे, इसके बारे में सॉल्यूशन निकाले, लेकिन जब वही इस मामले में गुनहगार दिखाई दे तो भला क्या कहिएगा। लेकिन हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं हो रही है अभी, तो यही कहा जाएगा कि अगर ये सच है तो भला कहाँ जा रहा है सिस्टम, कहाँ जा रहा है कानून और चलाने वाले जिनके हाथ में जिम्मेदारियां हैं। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वीडियो की अब तक पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन खुद स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा जिनका वीडियो है पत्नी के साथ मारपीट का, उन्होंने ही ये बात स्वीकार कर ली है कि उनकी पत्नी के साथ उनकी झूमाझटकी हुई थी। एक घरेलू विवाद था और वो इसको सुलझाने की कोशिश करते। इस कारण हम कह सकते हैं कि ये वीडियो सत्य है, जो घटना घटी है वो उसकी सत्यता की प्रमाणित खुद उन्हीं ने कर दिया है। तो एक बात तो ये साफ हो गई है कि हाँ, पुरुषोत्तम शर्मा ने अपनी वाइफ के साथ मारपीट की है, जिसका ये वीडियो वायरल हुआ है। दूसरा, इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संज्ञान में जैसे ये आया, उन्होंने इसे
गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा यदि इस तरह के काम किए जाएंगे गैर कानूनी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनको तत्काल पुरुषोत्तम शर्मा को लोक अभियोजन पद से मुक्त कर दिया और उनको मंत्रालय अटैच कर दिया गया है। अभी उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। दूसरा, इस मामले में एक चीज और बात सामने आई है कि ऐसा पहले भी पुरुषोत्तम शर्मा 2008 में अपनी पत्नी के साथ कर चुके हैं, तब भी इसकी शिकायत हुई थी, लेकिन उस समय ये मामला रफा दफा हो गया। तो चूंकि इस बार हो सकता है सोशल मीडिया पे ये मामला वायरल हुआ है और सामने आया है, इस कारण प्रशासन को और सरकार को संज्ञान में लेना पड़ा। राज्य महिला आयोग में भी ये मामला पहुंच गया है। हालांकि अभी पुरुषोत्तम शर्मा की पत्नी ने कोई शिकायत नहीं की है, लेकिन ये वीडियो वायरल हुआ है, उसके आधार पर राज्य महिला आयोग ने इसको संज्ञान में ले लिया है और उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की थी कार्रवाई होना चाहिए। अब आगे राज्य महिला आयोग चाहेगा तो पुलिस मुख्यालय से भी इस मामले में रिपोर्ट मांग सकता है। बिल्कुल ब्रजेश जी, जैसे कि आपने बताया कि जो मारपीट उन्होंने की है अपनी पत्नी के साथ, उसको उन्होंने कहा कि पारिवारिक मामला है, झूमा झटकी का वो वीडियो है, लेकिन इससे पहले भी वो बच चुके हैं। तो उस वक्त सोशल मीडिया पर इतना मामला सामने नहीं आया था, ना ही इतना एक्टिविटी सोशल मीडिया पर गंभीरता से ली जाती थी। लेकिन अभी भी न पुलिस महकमे से कोई बोलने को तैयार है इस मामले में, और जो अधिकारी जो मंत्रालय में बैठे लोग हैं या फिर खुद मंत्री नरोत्तम मिश्रा और भूपेंद्र सिंह, उन्होंने कहा है कि वीडियो की सत्यता की जांच होगी, उसके बाद कार्रवाई होगी। क्या आने वाले समय में आप देखते हैं कि एक बार फिर से 2008 की तरह ही इस बार भी इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? जाहिर है सुबह से इसी प्रकार की कोशिशें की गई कि इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए पारुल, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने इसको संज्ञान में लिया है और आगे राज्य महिला आयोग ने भी इस पर संज्ञान लिया है, तो उससे ऐसा लगता नहीं है कि इसको इसी तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। यदि उनकी पत्नी चाहेंगी, वो यदि लिखित शिकायत करेंगी तो इस मामले में जरूर घरेलू हिंसा का और मारपीट और धमकाने का मामला दर्ज हो सकता है। इससे पुरुषोत्तम शर्मा की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बिल्कुल, यानी ये कहा जा सकता है कि अगर इस मामले में अगर थोड़ी भी ढील दी, जो मैसेज जाएगा जनता के बीच, और खासतौर पर ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग जो अपने घर में अपनी महिलाओं के साथ, पत्नी के साथ मारपीट करते हैं, उनके हौसले और बुलंद हो जाएंगे अगर एक बार फिर से इसी तरह का कोई निर्णय लिया जाता है या बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ब्रजेश जी। हाँ, सही बात है, ये बड़े लोगों का मामला है पारुल, तो इसमें सरकार को भी गंभीरता से, प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए कि पावरफुल लोग यदि इस तरह से करेंगे, जो कानून के रक्षक हैं और जिनसे लोग इंसाफ की और न्याय की उम्मीद करते हैं, यदि वो पुलिस महकमा है जहाँ पे लोग यदि किसी के साथ हिंसा होती है तो पुलिस ही के पास जाते हैं सबसे पहले। यदि उसमें ही उसी के अधिकारी इस तरह से कृत्य करते हैं और वो सार्वजनिक होता है तो उन पर मामला दर्ज होगा, तो एक अच्छा संदेश जाएगा, एक नजीर बनेगी। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी के लिए। तो हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने क्लियर किया कि खुद पुरुषोत्तम शर्मा ने इस वीडियो की पुष्टि की है कि ये वीडियो उनके घर का है। एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बता रहे हैं कि ये वीडियो उनके घर का है। पुरुषोत्तम शर्मा ने खुद इस मामले में पुष्टि की है और उनके घर पर ही पति पत्नी में आपसी विवाद हुआ, झूमा झटकी हुई, उसका ये वीडियो, किसी तरह की मारपीट उन्होंने नहीं की है। लेकिन इस वीडियो को हम सुबह से आपके सामने रख रहे हैं, हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसमें साफ आप देख सकते हैं किस तरह से मारपीट उन्होंने की है। ये देखिए, ये वीडियो जिसमें वो मारपीट करते हुए अपनी पत्नी के साथ दिखाई दे रहे थे, ये वीडियो भी सुबह से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, जिसके लिए वो कह रहे हैं कि मामूली झूमा झटकी हुई थी, घरेलू विवाद है, वो इसे सुलझा लेंगे। लेकिन 2008 में भी इस तरह से वो मारपीट अपनी पत्नी के साथ कर चुके हैं। अब मामला सोशल मीडिया में आया, खुद मुख्यमंत्री ने इस मामले को संज्ञान में लिया है, तो अब बचने की गुंजाइश तो है नहीं कि पुरुषोत्तम शर्मा बच पाएंगे। लेकिन पुलिस महकमे से इस मामले में कोई भी कुछ भी कहने से फिलहाल बच रहा है या फिर कहना ठीक नहीं समझ रहा है। ऐसे में आने वाले समय में इस मामले में और क्या कुछ कार्रवाई होती है, अनादि टीवी अपने दर्शकों के लिए लगातार अपडेट्स दे रहा है। और चलिए बात सतना की करेंगे। सतना जिले के सेंपुर थाने में चोरी के संदेही की गोली लगने से हुई मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर जमकर हंगामा किया। वहीं हालात बिगड़ते देख पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, जिसके बाद परिजनों ने नेशनल हाईवे जाम कर दोषियों के खिलाफ 302 का अपराध पंजीबद्ध करने की मांग की। जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों सेंपुर थाने क्षेत्र में चोरी की वारदात हुई थी। चोरों ने राइफल समेत लाखों रुपए का सामान पार कर दिया था। चोरी की विवेचना कर रही सेंपुर पुलिस ने संदेह के आधार पर छापा मारकर राजपति कुशवाहा समेत 2 अन्य को पूछताछ के लिए थाने लाया और पूछताछ के दौरान थानेदार की सर्विस पिस्टल से गोली चल गई, जो कि लॉकअप के अंदर एक संदेही को लग गई। गोली लगने से घायल संदेही को आनन फानन में उपचार के लिए बिरला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे मेडिकल
कॉलेज रीवा रेफर कर दिया गया, लेकिन रीवा ले जाते समय घायल की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त गोली चली थी, थानेदार शराब के नशे में था। फिलहाल पुलिस अधिकारियों ने सब इंस्पेक्टर विक्रम पाठक और कांस्टेबल आशीष को सस्पेंड कर जांच शुरू कर दी है और किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति न हो, इसके लिए रीवा, जबलपुर, सागर और शहडोल से भी पुलिस बल की मांग की गई है। तो मामला सतना के सिरपुर थाना क्षेत्र का है। चोरी के संदेह में गोली लगने से मौत हुई है और जिनके पिस्टल से गोली निकली, सब इंस्पेक्टर विक्रम पाठक और कांस्टेबल आशीष को सस्पेंड किया गया है। बताया जाता है कि नशे की हालत में भी ये थे और जो लॉकअप में बंद संदेही थे उन्हें ये गोली लगी है। पूरा मामला समझते हैं। शिवम संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और भी ज्यादा जानकारी के लिए। शिवम, पहले पूरी खबर को समझाइए दर्शकों के लिए। बिल्कुल पारुल जी, आपको बता दूं कि सतना जिले के सिंहपुर थाना प्रभारी विक्रम पाठक ने 3 लोगों को चोरी के संदेह में कल दिन में गिरफ्तार किया था और देर रात उनसे पूछताछ की जा रही थी। और बताया जा रहा है कि पूछताछ के पूर्व भी थाना प्रभारी अपने निजी चालक और आशीष नामक आरक्षक के साथ बैठ के शराब पी थी और उसके बाद आशीष सिंह आरक्षक को लेके और संदेहियों से पूछताछ करने गए थे लॉकअप में और वहां 3rd डिग्री का उपयोग कर उनसे पूछताछ की जा रही थी। इस दौरान जो राजपति कुशवाहा नामक संदेही था उसके सिर में गोली लगी है और गोली थाना प्रभारी की सर्विस रिवॉल्वर से चली है और मृतक के परिजनों का आरोप है कि थाना प्रभारी ने उसकी हत्या की है और उसकी पुष्टि वही करता है क्योंकि ये उनकी सर्विस रिवॉल्वर से ही गोली चली है और थाना प्रभारी की सर्विस रिवॉल्वर से शराब के नशे में गोली चली है तो 100% यही माना जा रहा है कि उनने ही मतलब आक्रोश में आके या शराब के नशे में धुत होकर संदेही को गोली मार दी जिससे उसके मौके पर मौत हो गई। हालांकि आनंद फानन में थाना प्रभारी ने अपने निजी वाहन से उसको उपचार हेतु सतना के बिरला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बावजूद उसे थाना प्रभारी द्वारा रीवा के मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जहां पर अभी मृतक का शव रखा हुआ है और घटना की जानकारी लगने के बाद मृतक के परिजन सिंहपुर थाना पहुंचे हैं। हजारों की संख्या में आसपास के ग्रामीण भी उनके समर्थन में उतरे हैं। थाना घेराव किया और पुलिस से झड़प भी हुई, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से भी झड़प हुई, पुलिस का वाहन भी रोका गया, तोड़फोड़ भी की गई और तो पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज कर आंदोलनकारियों को खदेड़ा भी। हालांकि अभी सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा उनके समर्थन में पहुंचे हैं और स्थानीय विधायक भाजपा से विधायक हैं जुगुल किशोर बागरी भी उनके समर्थन में पहुंचे हैं और पुलिस अधीक्षक से चर्चा कर रहे हैं। सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा धरने पर बैठे हैं, थाना प्रभारी पर धारा 302 के तहत मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। चलिए, मामला यानी आगे बढ़ता जा रहा है और इस पर आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स हमें पहुंचाइएगा। दर्शकों को जानकारी होनी चाहिए कि इतना बड़ा जब ये मामला हो गया है। देखिए, चोरी के संदेह में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद मामला बड़ा, लॉकअप में जिन लोगों को रखा गया था उनके साथ मारपीट हुई, इस तरह की खबरें हैं। शुक्रिया शिवम तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सिंगरौली जिले को सिंगापुर बनाने के लिए मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद मोरवा के वार्ड क्रमांक 3 और 8 में रहने वाले लोगों को आज तक ना ही पक्की सड़क की सौगात मिली और ना ही जल कनेक्शन दिया गया। आलम ये कि यहाँ रहने वाले आदिवासी और मजदूर वर्ग के लोग बहते हुए गंदे नाले के पानी को उपयोग में लाने के लिए मजबूर हैं। इसी बहते पानी में NCL की खदानों का रसायन युक्त पानी आकर मिलता है। साथ ही मवेशियों के मल समेत शहर का गंदा पानी भी इसी नाले से होकर गुजरता है। यही कारण है यहाँ लोगों को आए दिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती रहती हैं। विडंबना ये है कि वोटर लिस्ट में इनका नाम है लेकिन स्थानीय नेता केवल वोट लेने के समय यहाँ दर्शन देते हैं। 150 की आबादी वाला ये इलाका आज भी विकास की राह देख रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री का सिंगरौली को सिंगापुर बनाने का सपना नगर निगम के उदासीन रवैये की भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा। हालांकि विधायक का कहना है कि उन्होंने कई दफा अधिकारियों से चर्चा की, लेकिन सवाल यही कि अगर विधायक जी ने अधिकारियों से चर्चा की है तो अब तक लोगों की समस्या का निवारण क्यों नहीं हो सका।
संवाददाता अरुण फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और भी ज्यादा जानकारी के लिए। तो इतने सालों बाद भी अगर यहाँ के लोग गंदा पानी इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, विधायक साहब कहते हैं कि वो अधिकारियों से बात कर रहे हैं, अगर बात करने से ही सारी चीजें होती तो भला क्यों कोई काम करता, क्यों कोई अधिकारी पेपर वर्किंग पर शिकायत मांगता? ये इतना समय हो गया, आखिर क्यों यहाँ के लोग आज भी इन मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं? अरुण जी वरुण जी, आपको बताना चाहूंगा कि ये मरवा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 3 और 8 का मामला है। और जैसा कि लोगों का आरोप है कि हाँ नाली का गंदा पानी पीना पड़ रहा है सिर्फ जनप्रतिनिधियों की लापरवाही की वजह से। कई बार जनप्रतिनिधियों से बात रखी गई और लोगों द्वारा ये भी बताया गया कि सिंगरौली विधायक का कहना यह है कि मेरा कोई सुनता ही नहीं है, और लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं। तो आखिर किस उम्मीदों को लेकर विधायक बनाया जाता है इनको? बिल्कुल, अब ऐसे में अधिकारी का क्या कह रहे हैं? उनके पास किसी तरह की कंप्लेन है? क्यों आखिर सिंगापुर सिंगरौली को बनाने का जो सपना है उसके बीच आड़े आ रहे हैं अधिकारी? क्यों यहाँ पानी की सुविधा नहीं हो पा रही है, नल कनेक्शन नहीं मिल पा रहा लोगों को? कहीं ना कहीं इसमें जनप्रतिनिधियों की लापरवाही देखी जा रही है लगातार। कई बार बातें भी आती हैं सामने और लोग ये आशाएं लेके वोट देते हैं कि कम से कम जनप्रतिनिधि जिसको चुने रहेंगे वो हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन विधायक और सांसद ध्यान ही नहीं देते उस क्षेत्र में। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो सिंगरौली क्षेत्र की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये नाला जिसमें जानवरों का मल, रसायन युक्त केमिकल मिलकर आता है और इसी पानी को इस्तेमाल करने के लिए ये ग्रामीण मजबूर हैं, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से लोगों को जूझना पड़ता है। लेकिन बावजूद इसके जो जिम्मेदार हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो आते हैं वोट मांगने, उसके बाद उनका पता रहता ही नहीं लोगों को। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश में रोजाना 2500 के करीब मरीज सामने आ रहे हैं। बात करें भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर की, तो यहाँ प्रतिदिन 200 के करीब मरीज मिल रहे हैं। इंदौर में यही आंकड़ा जो है 500 के करीब पहुंच गया। राजधानी भोपाल में सोमवार को जहां 199 नए संक्रमित मिले, तो इंदौर में 467 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई। मामले के साथ ही राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 1,23,000 के करीब पहुंच गया। इनमें से सबसे ज्यादा संक्रमित 23,000 के करीब इंदौर में हैं। भोपाल में अब तक 18,000 संक्रमित मिल चुके हैं। ग्वालियर और जबलपुर से 10-10 हजार के करीब कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के साथ प्रदेश में मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रविवार को प्रदेश भर में करीब 26 लोगों की मौत हो गई। इनमें से सबसे ज्यादा इंदौर में 6 मरीज कोरोना के पाए गए जिनकी मौत हुई, जबकि राजधानी भोपाल कोरोना की वजह से यहाँ 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इंदौर में अब तक कोरोना की वजह से 550 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भोपाल में 400 के करीब लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और जो संक्रमित हो रहे हैं वो भी लगातार उनके भी आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। ऐसे में कैसे कंट्रोल होगा कोरोना, प्रयास जारी हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।